तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 6 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? अंतिम पंघाल ने। महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत की ओर से पदक किसने जीता है? तो अंतिम पंघाल जी ने जीता है। चलिए, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी। किसे दोस्तों? नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर है दोस्तों भारत देश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.50, 6.5% पर। कितना? 6.5% पर रखा है। वर्ष 2023 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी अर्नो को। किसे दोस्तों? एनी अर्नो को सम्मानित किया गया है साहित्य के लिए। चलिए, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? राइट आंसर है भारत देश को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर जोईता गुप्ता। किसे दोस्तों? डॉक्टर जोईता गुप्ता। इन्हें स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है जलवायु से परिवर्तन से जो जुड़े पुरस्कार हैं, स्पिनोजा पुरस्कार, इनसे इनको सम्मानित किया गया है। ये कौन है? डॉक्टर जोईता गुप्ता जी। चलिए अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी अर्नो को चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आप बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6.50, 6.5%। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर जोईता गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट स्पीकर G20 समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, हम थोड़े डिटेल वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एशियन गेम्स 2023 हांगझाऊ में हो रहे हैं, चीन के हांगझाऊ शहर में हो रहे हैं। तो कंपाउंड पुरुष टीम की तीरंदाजी में अभिषेक ओजस प्रथमेश ने जीता स्वर्ण पदक। देखिए, अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावरकर की भारत की पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया के खिलाफ 235 से 233 की जीत के बाद तीरंदाजी में एक स्वर्ण पदक हासिल किया है। ये आप बताएंगे, है ना। और दोस्तों, कोरियाई टीम के अंत में 2 के शुरुआती शॉट में 10 अंक से चूक गई और 1 और अंक पीछे रह गई। दूसरे छोर पर दोस्तों, भारतीय टीम इनर सर्कल पर प्रहार करना जारी रखा और जावरकर ने
8 रन की पारी खेली, लेकिन भारत दूसरे हाफ के अंत तक 116-114 से आगे रहा था, है ना, ये आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में, है ना, कहाँ पे, तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। तेलंगाना में याद रखना है। और इसके लिए दोस्तों 889.07 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान होगा। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की 13वीं अनुसूची में दिए गए प्रावधान के अनुसार तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में, कहाँ पे दोस्तों, मुलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में आगामी संशोधनों करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2023 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं आरबीआई के बारे में, देख लेते हैं। आरबीआई ने अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति का खुलासा किया, है ना, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अक्टूबर को अपनी चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति का खुलासा किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसकी अगुवाई की वाली मौद्रिक नीति समिति ने 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय बैठक की। इसमें दोस्तों रेपो रेट को 6.50 पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है और समायोजन वापस लेने का रुख अपनाया है। चलिए आगे चलते हैं, एसबीआई के बारे में देखते हैं। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस पेश किया। कौन सा डिवाइस? मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस। देखिए दोस्तों, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय स्टेट बैंक ने अपने वित्तीय समावेशन ग्राहकों के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस पेश किया है। एसबीआई ने के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा जी द्वारा अनावरण की गई यह अग्रणी पहल वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने और जनता के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने का प्रयास करती है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023। जॉन फॉस को मिला 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, है ना। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन लेखक हैं जॉन फॉस या जॉन ओलाव फॉस को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है जो कथनी को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम, है ना, और स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। और दोस्तों 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार की राशि स्वीडिश क्रोनर प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार 11 मिलियन निर्धारित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। दिलीप नोंगमेथम है, ये आप देख सकते हैं। देखिए दिलीप नोंगमेथम को मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला, है ना। तो बाल अकादमी ने मणिपुर भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें दोस्तों दिलीप नोंगथेम को उनकी पुस्तक इबेम्मा आमासुंग नागाबेम्मा, है ना, इबेम्मा आमासुंग और नागाबेम्मा जो एक कहानी संग्रह है, उसके लिए मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। इस पुस्तक का चयन त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया है। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दिलीप नोंगथम जी को दिया गया है। चलिए अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग, ये है दोस्तों याक चुरपी, आप देख सकते हैं, ये है क्या? याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश का है। ये अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है
और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से तैयार प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग मिला है। यह मान्यता न केवल क्षेत्र की पाक विरासत का जश्न मनाती है, बल्कि हिमालय क्षेत्र में याक की आबादी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोटीन से भरपूर यूपी राज्य के कठोर वनस्पति विहीन ठंडे और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी याक चारवाहों के लिए जीवन रेखा रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, एशियाई खेलों में कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति, अदिति और परिणीत ने जीता स्वर्ण पदक। देखिए दोस्तों, भारत की तीरंदाजी टीम है, माफ़ कीजिए अगर हमारी ज़ुबान लड़खड़ा रही है दोस्तों, उसका यही कारण है कि हमको अभी सर्दी है और सर्दी के साथ थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अगर कोई भी शब्द में आपको अगर परेशानी हो रही है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, भारत की तीरंदाजी टीम ने 2023 19वीं एशियाई खेल में अपना असाधारण प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के खिलाफ रोमांचक फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परिणीत कौर की टीम ने जवाब में अपने अविश्वसनीय कौशल और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए इस आयोजन में तीरंदाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश सरकार ने की घोषणा, सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 35% की छूट, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक दोस्तों, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरी में अब आरक्षण होगा। शिवराज की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य खेलों में समान अवसर प्रदान करना, प्रतिभा को बढ़ावा देना और विभिन्न खेल विषयों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र में देश भर के दिव्यांगजन अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकेंगे। नेक्स्ट है, रूस के बारे में व्लादिमीर पुतिन जी हैं। रूस ने बनाई परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल की नई पीढ़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए, ब्यूरवेस्टिक को विकसित करने की घोषणा राष्ट्रपति पुतिन ने मार्च 2018 में की थी। अंतर्महाद्वीपीय और हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने के व्यापक पहल के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। इनके किंजल बैलिस्टिक मिसाइल और एवागार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन शामिल थे। पुतिन ने दोस्तों मार्च 2018 में फेडरल असेंबली को बताया कि इस हथियार का लक्ष्य दशकों के लिए दुनिया में संतुलन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। केंद्र सरकार ने स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल बढ़ाया। देखिए, दिनेश खारा जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि अगला कार्यकाल उनका 2024 तक रहेगा, अंतिम कार्यकाल, है ना। और दोस्तों, इनको 2024 में ये 63 साल के हो जाएंगे, है ना। समिति के आदेश के अनुसार एसबीआई चेयरमैन 63 साल की उम्र तक चेयरमैन का पदभार संभाल सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए, इनका कार्यकाल 27 जनवरी 2024 के बाद 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
माफ़ कीजिए 27 जनवरी 2024 के लिए 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामास्वामी एन को GICRE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए 4 अक्टूबर 2023 को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामास्वामी एन की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी है। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय का निर्णय और प्रसिद्ध बीमा संस्थान में नेतृत्व में बदलाव का प्रतीक है। तो दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? रामास्वामी एन। नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ। देखिए ये किसकी जगह लेंगे दोस्तों? तो CMD दिवेश श्रीवास्तव जी ने 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सितंबर 2023 के अंत में अपना 4 साल का कार्यकाल समाप्त किया है। तो यह उनकी जगह लेंगे। CMD कौन थे? दिवेश श्रीवास्तव जी का जगह लेंगे रामास्वामी। कौन है दोस्तों? ये दिवेश श्रीवास्तव जी हैं। इनका स्थान लेंगे कौन? रामास्वामी एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वयोवृद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अनाथालावत्तम। कौन है दोस्तों? अनाथालावत्तम आनंदन का निधन हो गया है। देखिए माकपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अनाथालावत्तम आनंदन, जिन्होंने राज्य में पार्टी के लिए ट्रेड यूनियन आधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनका दोस्तों गुरुवार को एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। आनंदन का निधन तब हुआ जब वह लंबी बीमारी के लिए केरल के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे थे। ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 1937 में जन्म हुआ था। तिरुवनंतपुरम जिले के वर्कला में हुआ था। दोस्तों राजनीति की दुनिया में उनकी यात्रा 1954 में शुरू हुई, जब उन्होंने अपने गांव में कोयर श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी की वकालत करने वाले आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है नोकिया 6G। देखिए दोस्तों नोकिया ने बेंगलुरु में खोला 6G लैब सुविधा। कहाँ पे बताएंगे हम? बेंगलुरु में। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने भारत के बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला स्थापना के साथ वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना डिजिटल और भौतिक दुनिया के साथ हमारे अनुभव और बातचीत के तरीके में क्रांति लाने के लिए तैयार है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा यहीं एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते ही ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।